नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। तो जैसे मैंने बोला था कि हमारी जो फर्स्ट गार्ड की जो क्लासेस है वो रेगुलर चल रही हैं। और दोस्तों ये तीसरा लेक्चर है। दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो साइंस के, इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। दोस्तों हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 20 नंबर का साइंस आएगा। इसके अलावा आप एमपी का चाहे कोई सा भी एग्जाम दीजिए, उसमें साइंस पूछ रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए सफिशियंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं एमपी का। तो भौतिक विज्ञान दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। पिछले 2 लेक्चर में हमने दोस्तों क्या पढ़ा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा था कि भौतिक विज्ञान के कुछ बेसिक बेसिक जो रूल्स थे वो हमने देखे थे। उसके बाद में दोस्तों भौतिक राशियाँ वगैरह, इसके बारे में हमने आधे सदस्य राशियाँ जो थी हमने वो भी पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने मात्रक वगैरह के को भी हमने डिस्कस किया था। और इस मात्रक के बाद में दोस्तों फिर हमने जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे द्रव्यमान, दूरी की मात्रक है, ये सब खगोलीय शास्त्र, इन सब के बारे में डिस्कस किया। गति को हमने देखा, गति के जो प्रकार थे वो भी दोस्तों हमने पढ़े, ठीक है। और दोस्तों जो विस्थापन के बारे में हमने अच्छे से जाना। इसके अलावा दोस्तों वेग, त्वरण, गति के जो न्यूटन की गति के नियम है वो हमने देखे। आवेश को भी हमने जाना, ठीक है। तो इसके बाद में ये हमारा तीसरा लेक्चर है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों यदि आप परीक्षा ऐप पर जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। वो जो टेस्ट सीरीज दोस्तों वो है 299 की। लेकिन दोस्तों अभी अब यदि आप मेरा प्रोमो कोड सुनील सर 50 यूज करते हो तो वो आपको 149 रुपये में मिल जाएगी। दोस्तों अभी फॉरेस्ट गार्ड में बहुत टाइम है, और यदि अभी से आप ये सीरीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे तो दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि बाद में करो, अभी करो, पे उतना ही करना है तो अभी कर लो, जिससे बहुत टाइम तक बना रहेगा तो आप बहुत बार एग्ज़ाम टेस्ट दे पाओगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि बल क्या होता है दोस्तों। तो बल देखिए, बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन लाता है। मतलब दोस्तों यदि कोई वस्तु खड़ी है, उस पर बल लगाएंगे तो वो चलने लगेगी, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले खड़ी थी अब वो चलने लगी है। या फिर चल रही है तो उसको सामने से फोर्स लगा दिया तो वो रुक गई। तो दोस्तों ये भी उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो ये जो परिवर्तन करने का काम कौन करता है? बल। तो जो परिवर्तन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं मध्य प्रदेश में संरक्षक हूँ। और दोस्तों मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है। मैं इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरा जो टेक्निकल फील्ड है बहुत अच्छा है। मेरी फिजिक्स, मुझे लगता है कि मैं अच्छा है, इसलिए मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि आप मेरे साथ रहोगे तो आप दोस्तों बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे। ये सारी क्लासेस दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसमें कोई आपको पेमेंट नहीं करना, बस आपको मात्र देखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये हो गया बल, ये तो बल की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बल जो है एक सदिश राशि है, ठीक है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। तो इससे सदिश के बारे में और अदिश के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा भी होती है, ठीक है, डायरेक्शन होती है, और क्या होता है? परिमाण होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। तो जो बल है वो एक सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला है दोस्तों, वो होता है F=ma, ठीक है। एफ क्या है? फोर्स है, मतलब बल है। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। और दोस्तों m जो है वो द्रव्यमान है, और a जो है दोस्तों ये क्या है? एक्सीलरेटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? फोर्स हो गया। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, बल जो है, बल में जो बेसिक जो राशियाँ होती हैं दोस्तों, 3 राशियों के जो हम इसको डिफाइन करते हैं। क्या क्या दोस्तों? तो देखिएगा, पहली जो है दोस्तों, एक तो होना चाहिए बल में परिमाण। बल को हम 3 जो आवश्यक शर्तें हैं वो होनी चाहिए बल के लिए। एक तो परिमाण होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, बल जो कार्य किस दिशा डायरेक्शन में कर रहा है, मतलब आप किस दिशा डायरेक्शन में बल लगा रहे हो, वो डायरेक्शन होनी चाहिए। और दोस्तों तीसरा होना चाहिए कि वह बिंदु जिस पर बल कार्य करता है, मतलब एक वो जिस पर बल अगर लगाना हो तो कम से कम कुछ तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके होंगी तो आप बल की गणना कर पाओगे, ठीक है। मतलब बल को अच्छे से समझ पाओगे, उसकी कैलकुलेशन कर पाओगे, उसको आगे की जो भी है उसकी गणना वगैरह कर पाओगे। तो ये क्या हो गया? ये दोस्तों फोर्स के बारे में हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बल जो है तो इसकी मैं जो दोस्तों आपको मालूम है कि किसी भी दोस्तों चीज़ को समझने के लिए उसका मात्रक होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि इतना किलोग्राम, किलोग्राम मतलब दोस्तों आपको मात्रक उसमें किलोग्राम है, ठीक है। डिस्टेंस, दूरी की बात करता हूँ तो दोस्तों मीटर, किलोमीटर, ये उसका मात्रक है। ऐसे दोस्तों बल का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन। एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में दोस्तों होता है डायन। न्यूटन और डायन के बारे में दोस्तों मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आपने नहीं देखा, डिस्कशन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो दोस्तों वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक मैंने उसमें चीज़ें बताई हैं आपको, ठीक है। और दोस्तों बल का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ, F=ma
एम ए होता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों एम जो होता है वो मास होता है और ए जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, त्वरण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों 1 न्यूटन मतलब दोस्तों जो CGS और SI पद्धति में जो मात्रक होते हैं, अगर उसमें हम कैलकुलेशन करें तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डायन के बराबर होता है। मतलब दोस्तों न्यूटन जो है बड़ी राशि है और जो डायन है दोस्तों छोटी राशि है। ये दोस्तों इसी क्रम में है। SI सबसे बड़ी मात्रक होता है और CGS मात्रक उसके बाद थोड़ा छोटा मात्रक होता है, ठीक है। इसके बारे में पिछली वीडियो बता दिया है, इसलिए ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रकृति में 3 प्रकार के बल पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब दोस्तों खींचती है। तो जो खींचने की जो जो एनर्जी होती है उसी को हम जो जिस बल से वो खींचती है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम अलग से पूरा एक वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो जो पृथ्वी हम जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक होता है पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है, जैसे दोस्तों मैं पृथ्वी पर हूँ, ठीक है। मैं कहाँ हूँ, पृथ्वी पर हूँ, ये है मेरी पृथ्वी। अब मैं यहाँ रह रहा हूँ। अब यहाँ से मैं किसी वस्तु को कितनी स्पीड से फेंकूँ कि वो हमारे जो वायुमंडलीय क्षेत्र है, हमारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है पृथ्वी का, वो उससे ऊपर निकल जाए और कभी वापस ना आए। तो दोस्तों उसका मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है दोस्तों, किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब मैं इतनी स्पीड से 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर कोई वस्तु को फेंक देता हूँ मैं ऊपर की डायरेक्शन में, तो दोस्तों वो वापस पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों वो चली जाएगी आउट ऑफ ग्रेविटी, मतलब पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाएगी और कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बारे में अलग से हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आप बेसिक इतना जान लीजिए कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या होता है, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल दोस्तों क्या होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले अल्फा बीटा कणों के मध्य लगने वाले जो बल होता है उसको हम उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ जो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। अब दोस्तों जैसे हमारा ये कोई क्या है, अणु है। अब इसमें होते हैं दोस्तों परमाणु, सॉरी ये कोई परमाणु है, ठीक है। तो इसमें अल्फा बीटा कण इससे निकलते हैं, तो उसका जो फोर्स है थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जब पॉजिटिव कोई सब्सटेंस है और एक माइनस है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा लगने वाला फोर्स है। मतलब दोस्तों एक जो नाभिकीय बल जो दोस्तों आवेशों के बीच लगता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बल होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत बल होता है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों ये सबसे क्षीण बल होता है, सबसे कमज़ोर बल होता है, ठीक है। ये आप याद रखिए क्योंकि पेपर में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों हमारा चुंबकीय बल। अब दोस्तों चुंबकीय बल आपको मालूम है, जो चुंबक होती है उसके बीच में लगने वाला बल क्या होता है, चुंबकीय बल होता है। और ये दो आवेशों के मध्य लगता है, ये बल दो आवेशों के मध्य लगता है। मतलब ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं। तो बलों के दोस्तों जो प्रकार हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो साथियों ये जो बल मैंने बताए हैं ये लगने वाले बल हैं। अब जो हमारे भौतिक रूप से लगने वाले बल हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल और एक होता है घर्षण बल। संतुलित बल दोस्तों वो होता है जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट पर मैं बल लगा रहा हूँ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इधर से भी एक फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से भी एक फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से भी एक फोर्स लगा रहा हूँ। तो वो जो फोर्स लग रहा है दोस्तों उससे वो जो फोर्स उसका रिजल्टेंट जीरो है। मतलब तीनों दिशाओं में जो लग रहा है, समझ रहा है, 4 दिशाओं में जो लग रहा है वो आपस में एक दूसरे को काट दे रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उसको बोलते हैं संतुलित बल, ठीक है। एक होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है दोस्तों, वही सेम कि जो चारों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ अलग आता है। मतलब ये वाला फोर्स मान लो ज़्यादा लग रहा है, ये 3 कम लग रहे हैं, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट है उसकी इस तरह मूव करेगा। मतलब दोस्तों ये असंतुलित बल है, संतुलित नहीं है, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है। एक तीसरा होता है घर्षण बल। तो घर्षण बल दोस्तों वो बल होता है, ठीक है, घर्षण बल दोस्तों वो बल होता है जो दो वस्तुएं या दो चीज़ों के मध्य लगता है। जैसे मैंने रोल कर रहा हूँ या मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो भी घर्षण होता है, क्योंकि हमारे जो पैर हैं और पृथ्वी से घर्षण लगते हैं, तो वो घर्षण फोर्स को घर्षण बल बोलते हैं। कोई चीज़ लुढ़क लुढ़क रही है तो भी घर्षण बल लगता है, लेकिन लुढ़कने में कम लगता है, घिसटने में ज़्यादा लगता है। तो ये दोस्तों ये क्या होता है, ये घर्षण बल होता है। इसके बारे में आगे और हम डिस्कस करेंगे जब भी मौका आएगा जब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों
नेक्स्ट है कि उत्प्लावकता क्या होती है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, आपने पहले भी पढ़ी होगी, बहुत बेसिक चीज़ है। जब कोई द्रव है, ठीक है, जब कोई द्रव है उसमें हम कोई वस्तु डालते हैं, जैसे मान लो ये द्रव है, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ एक बॉल डाल दी प्लास्टिक की, तो बॉल है वो ऊपर तैरती रहेगी। तो तैरती क्यों? क्योंकि उसके जो पानी जो है, वाटर जो है, द्रव जो है, वो उसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है कि भाई तू ऊपर की तरफ जा, ऊपर की तरफ, नीचे मत आ। तो जो ऊपर की तरफ जो भेजने का जो गुण होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावकता बोलते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, किसी भी द्रव का वह गुण जिसके द्वारा उसमें डुबाई गई वस्तु ऊपर की ओर एक बल का आभास करती है, उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावकता बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो आपके सब समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत बेसिक है। मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों सिलेबस बहुत है और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बस आपको एक बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावक बल क्या होता है दोस्तों? तो ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावक बल, वही मैंने बताया दोस्तों, द्रव है, ठीक है, तो ऊपर की ओर जब जितना बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई वस्तु द्रव में डूबी जाती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, ठीक है, दो बल कार्य करते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, ये द्रव है, ठीक है, द्रव में कोई वस्तु डूबी है यहाँ पे है, तो उसको दो बल कार्य करते हैं। एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटी उसको खींचेगी, पृथ्वी का जो ग्रेविटिकल फोर्स है वो उसको खींचेगा। दूसरा दोस्तों, जल का या द्रव का जो जो उत्प्लावक फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, वो क्या लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यदि ग्रेविटिकल फोर्स और जो ऊपर की तरफ लग रहा है उत्प्लावक बल दोस्तों बराबर होंगे तो वस्तु स्वतंत्र रूप से तैरती रहेगी, आराम से तैरती रहेगी। लेकिन यदि ये ज़्यादा होगा तो वस्तु क्या है? डूब जाएगी। और ऊपर की तरफ लगने वाला बल ज़्यादा होगा तो वो बिल्कुल ऊपर आके तैरेगी, मतलब आधी अंदर पानी में रहेगी और आधी कुछ ऊपर बाहर रहेगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब देख लीजिएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक लगता है, पहला तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की तरफ, ठीक है। वस्तु का भार जो नीचे की ओर लगता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखिएगा उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर लगता है, तो ये दो बल लगते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब जो उत्प्लावक बल हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, ये पढ़ा है, इसी के रिगार्डिंग एक आर्किमिडीज एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक थे, बहुत सुंदर से वैज्ञानिक थे। उन्होंने कुछ सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत को हम अभी पढ़ते हैं। क्या सिद्धांत दिया था? सिद्धांत ये दिया था कि द्रव में डूबी हुई वस्तु जितने जितने द्रव, ये दोस्तों द्रव है, जितने द्रव को विस्थापित करती है उसका भार क्या? उस वस्तु के में लगने वाले उत्प्लावन बल के समान होता है। अब दोस्तों यह समझिए, जैसे ये कोई द्रव है, ठीक है, यहाँ क्या है? द्रव है, और इसमें कोई वस्तु डूबी है। अब ये डूबी है वस्तु, ये कुछ ना कुछ द्रव को तो विस्थापित करेगी ना, द्रव को तो हटाएगी ना, क्योंकि यहाँ डूबने जहाँ पर वो है वहाँ तक तो द्रव होगा नहीं। तो जितने द्रव को वो हटाएगी उसका मान उस वस्तु के भार की क्या होगा? बराबर होगा। ये किसने कहा था? ये आर्किमिडीज ने कहा था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि एक ऐसा रूल, ये आपको नियम दे देगा उसको, तो ये सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बोल देगा आर्किमिडीज का सिद्धांत कौन सा है, और चार आपको ऑप्शन दे देगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि वस्तु द्वारा हटाया गया जो भार है जल के भार के बराबर होता है। ये दोस्तों क्या दिया था? आर्किमिडीज भैया ने ये हमारा सिद्धांत दिया था। आज तक आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ जो पेपर में शॉर्ट पूछ ली जाती है, हाइड्रोमीटर क्या नापता है? क्या है दोस्तों? हाइड्रोमीटर क्या नापता है? तो जो हाइड्रोमीटर है वो द्रव का घनत्व नापता है। और एक क्वेश्चन है कि लैक्टोमीटर क्या नापता है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर जो है वो आपको मालूम है क्या नापता है? वो नापता है दूध का घनत्व। तो ये बेसिक चीज़ें दोस्तों, ये आपको आनी चाहिए। और ऐसे बीच बीच में मैं आपको ऐसी भी चीज़ें बता दिया करूँगा जिसको पेपर में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत वन लाइनर फैक्ट है ये। जब भी जैसे ही मुझे लगेगा मैं अपनी डाल दिया करूँगा, आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखिएगा। ये जो है द्रव्यमान घनत्व नापता है द्रव का, और ये जो है ये इलेक्ट्रोमीटर जो है वो हमारे दूध का घनत्व नापता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हम एक वृत्त है, ठीक है, और इसके गोलाकार में यदि कोई वस्तु घूम रही है, कैसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। थोड़ा हो सकता है दोस्तों बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पाता हूँ। तो जी ये जो केंद्र है, जब कोई वस्तु घूमती है तो उस वस्तु से केंद्र की ओर एक बल लगता है। जिस बल क्यों लगता है दोस्तों? संतुलित रहने के लिए, ठीक है, नहीं तो आप गिर नहीं जाओगे क्या। तो वो जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? अविकेंद्रीय बल मतलब अंदर की तरफ जो बल लगता है उसको अविकेंद्रीय बल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? अब इसको पढ़ के एक बार मैं आपको बता देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए,
अब ये एग्जांपल दिए हैं, देखिए एक जैसे हम रोड पर कहीं कहीं चलते हैं तो आपको मालूम है अगर घुमाव आता है ना तो रोड थोड़ा सा झुका हुआ होता है, रोड का जो है थोड़ा एक तरफ छोटा हुआ होता है और जो अंदर की तरफ वहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ होता है। ऐसा गलती से नहीं होता बनाने में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों अब केंद्रीय बल को कंट्रोल करने के लिए, यदि ये नहीं हुआ तो आप गिर जाओगे, ठीक है। तो वृत्ताकार पथ में गति करने पर उसके केंद्र की तरफ लगने वाला बल जो होता है वो केंद्रीय बल होता है। पहले मैंने आपको ये भी एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपने जो मौत का कुआं भी कभी देखा होगा उसमें भी यही आपके केंद्रीय बल का ही उसमें यूज होता है, ठीक है। और इस बल का मान क्या होता है, इस बल का मान होता है F इजिकल टू क्या होता है mv² अपॉन दोस्तों r। ये क्या होता है अब केंद्रीय बल का मान होता है। तो कभी अगर आपको मान आपको कोई डेरिवेशन देता है, कोई क्वेश्चन देता है, उसमें आपको एम दे देता है, वेलोसिटी देता है और दोस्तों रेडियस देता है केंद्र की, तो दोस्तों हम उससे आप केंद्रीय बल का मान निकाल सकेंगे। निकाल लोगे ना, क्योंकि वैल्यू तो पुट करनी है। जब भी क्वेश्चन का कोई बारी आएगी तो उसको आगे सॉल्व कराऊंगा अभी। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल बता दी घुमावदार मोड़ है तो वहाँ पर केंद्र लगता है। सूर्य द्वारा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना दोस्तों वो भी केंद्रीय बल का एक उदाहरण है। वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो केंद्रीय बल ही होता है, ठीक है। क्योंकि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर दोस्तों क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अब केंद्रीय बल क्या होता है। तो दोस्तों अब केंद्रीय बल स्वाभाविक है अंदर की ओर और अब केंद्रीय बल बाहर की ओर, ठीक है। तो इसको याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। जब वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस पर बाहर की तरफ लगने वाला बल क्या होता है, अब केंद्रीय बल होता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या है, जैसे वॉशिंग मशीन है उसमें हम कपड़े सुखाते हैं तो जैसे घूमती है ना वो, तो उसमें बाहर की तरफ कपड़े धोते हैं तो घूमती है, बाहर की तरफ जो बल लगता है जिससे कि गंदगी की वजह से बाहर निकल जाती है, तो वो कई चक्कर में लगता है, वहाँ लगता है अब केंद्रीय बल। दूसरे जैसे दूध से हम क्रीम निकालते हैं तो वो भी बाहर की तरफ लगता है, तो जो क्रीम थोड़ी सी उस तो भारी होती है तो वो अलग निकल जाती है, समझ में आया। तो यहाँ क्या होता है केंद्रीय बल। अब देखिए याद करने का तरीका कैसे क्या है इसका याद करने का तरीका दोस्तों ये है कि अब केंद्रीय बल बाहर की तरफ लगता है। इसको कैसे याद करें, तो अप मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना मतलब दोस्तों बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे याद रखिए। और जब अब केंद्रीय बल दोस्तों अपने आप नीचे की तरफ, जब अप मतलब अप केंद्रीय, अप केंद्रीय बल जब ऊपर की तरफ हो गया तो अभी केंद्रीय बल नीचे की तरफ मतलब अंदर की तरफ हो जाएगा। ऐसे मैंने याद किया था, आप जैसे चाहो याद कर सकते हो, लेकिन याद आपको करना ही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, ससंजक बल क्या होता है। तो दोस्तों दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल होता है। मतलब एक अणु दोस्तों एक ही प्रकार के होने चाहिए, मतलब एक ही प्रकार के दो अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है, ससंजक बल होता है। और सेम दोस्तों असंजक बल क्या होता है, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, असंजक बल होता है, ठीक है। जैसा कि ये देखिए असंजक बल, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच, ससंजक बल मतलब मतलब दो एक जैसे सा आ रहे हैं मतलब एक ही जैसे पदार्थ, और आसा मतलब अलग अलग पदार्थों के बीच। आप ऐसे याद कर सकते हो, बहुत बेसिक है, डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ग्रेविटी इसकी मैंने पहले बताया था कि अभी ग्रेविटी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये वही ग्रेविटी है। क्या है दोस्तों, वह बल जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसको, ठीक है। इस बल से उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय जनित त्वरण कहते हैं। और जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान क्या है, पृथ्वी की तुलना में 1/6 है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय जो बल है वो पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कितना गुना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, 1/6 गुना। या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से 6 गुना कम है। ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए कुछ गुरुत्वाकर्षण की बातें देखी लीजिए। जो हमारी पृथ्वी है आपको मालूम है ऐसी कुछ अंडाकार टाइप की, यहाँ एक ध्रुव है नॉर्थ ध्रुव, यहाँ क्या है साउथ ध्रुव, यहाँ एन है और यहाँ एस है, ठीक है। तो जो ध्रुव है, ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, यहाँ क्या होता है, अधिक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और जो है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये क्या है भूमध्य रेखा है और यहाँ न्यूनतम होता है। तो इसका एक दोस्तों एक लॉजिक भी है, जैसे पृथ्वी घूमती है ना, जब आप कोई चीज़ घुमाते हो तो उस पर बाहर की तरफ बल लगता है, मतलब अंदर की तरफ कम लगेगा, तो बाहर की तरफ जब लगेगा तो स्वाभाविक वो बाहर की तरफ भगेगी, तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ कम खींच पाएगी। तो यहाँ पर जो गति है पृथ्वी की सबसे ज़्यादा होती है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर सबसे कम होती है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। ये ऊपर का लॉजिक है, आपको कोई मैं मौका मिलेगा अलग से समझाऊंगा, ठीक है। और पृथ्वी की देखिए दोस्तों, पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो भी तो ग्रेविटिकल फोर्स कम होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, नीचे आएंगे तब भी कम होगा, मतलब अंदर जाएंगे तब भी कम होगा।
तो सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है, ऊपर जाने पर नीचे जाने पर कम होता है। वही दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है। घूर्णन गति बढ़ने पर बल घटता है। जैसे घूर्णन गति पृथ्वी की बढ़ेगी, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, और घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। ये फिजिक्स लॉजिक है। मैं इसको कभी आपको अलग से समझाऊंगा, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा हो, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केपलर के ग्रहों की गति के नियम। अब दोस्तों केपलर भाई साहब ने कुछ नियम दिए थे गति के, वो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये नियम डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ये किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो बहुत बेसिक बेसिक नियम, जैसे कक्षाओं का नियम दिया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, ठीक है, गति करते हैं, जिसके किसी एक फोकस पर सदैव सूर्य विद्यमान रहता है। मतलब दोस्तों उसने कक्षाओं का नियम दिया था कि जो ग्रह जो है, जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, तो इसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, समझ में आया। तो ग्रह परिक्रमा करते हैं, वो करते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ पर, ठीक है। तो ये कक्षाओं का नियम हो गया कि जो कक्षाएं जो उसकी होती हैं ग्रहों की, वो क्या होती हैं, दीर्घवृत्ताकार होती हैं। समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रीय वेग का नियम। अब क्षेत्रीय वेग का नियम मतलब उसको वेग से समझ में आया कि कुछ वेग का ही कुछ नियम होगा। ये नियम क्या है कि जो जो जब सूर्य को ग्रह की स्थिति से एक रेखा द्वारा जोड़ा जाता है, जैसे ये सूर्य है और ये यहाँ ग्रह है, ठीक है, जिसको एक रेखा द्वारा जोड़ा जाता है, तो रेखा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। मतलब दोस्तों ये जो रेखा है, इससे सूर्य को जोड़ दिया गया है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया गया है। तो ये जो टाइम, जहाँ ये जो समय अंतराल है, मतलब यहाँ का टाइम और यहाँ के टाइम में तय की गई दूरी सेम टू सेम यहाँ के टाइम और यहाँ के टाइम में तय की गई दूरी के बराबर होती है। दोस्तों आप इसको ज़्यादा दिमाग न लगाइए, आप इतना समझ लीजिए कि जो क्षेत्रीय वेग का नियम है वो दोस्तों समान समय अंतराल में समान दूरी ग्रह तय करते हैं, उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट उसका जो रूल्स था वो था परिक्रमण काल का नियम, ठीक है। परिक्रमण काल का नियम मतलब दोस्तों कि जो उसका टाइम पीरियड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल बोलते हैं, वो उसके जो गति त्वरण है उसके घात 3 के बराबर होता है। मतलब दोस्तों जो टाइम पीरियड है ना हमारा, क्या है, टाइम पीरियड का स्क्वायर परिक्रमण काल का वर्ग, जो हमारा त्वरण है उसके क्यूब के बराबर होता है। तो इसको आप ये बस फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है दोस्तों, कि टी स्क्वायर बराबर ए क्यूब, ये आपको याद रखना है। इससे आगे मैं आपको कुछ अलग से समझाऊंगा, ठीक है, जब भी मौका मिलेगा आपको बहुत अच्छा अलग से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप फॉरेस्ट गार्ड का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो परीक्षा ऐप है जिसकी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से उसको ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जब से आप वहाँ पर MP फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज पर जाओगे, तो टेस्ट सीरीज़ में दोस्तों ये आपको 299 की है, लेकिन इधर मेरा प्रोमो कोड सुनील सर 50 यूज़ करते हो तो आपको ये 149 रुपये मिल जाएगी। दोस्तों मेरा मानना है कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर तो आपको देना ही है, तो कम से कम आप टेस्ट देके तो देखिए। अभी से आप ले लीजिए, पैसा तो आपको पे करना है, अभी से ले लोगे तो बहुत बार आप पेपर दे पाओ, क्वेश्चन टेस्ट दे पाओगे, उससे आपको क्वेश्चन रट जाएंगे। तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करके करोगे तो आपको 149 में मिल जाएगी। बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत छोटी रकम है, ठीक है, तो आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ये हमारा तीसरा वीडियो था, 2 वीडियो पहले जा चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। और दोस्तों लगभग 2-3 लेक्चर और, इसके अलावा हमारा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2-3 लेक्चर और पढ़ाएंगे, बेसिक फिजिक्स खत्म हो जाएगा और इससे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि मुझे क्या आवश्यकता है और इम्प्रूवमेंट करने की वीडियोज़ में। तो गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।